हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन हमारा CDS 1 2026 एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट। अगर इस क्वेश्चन को आप ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो जो आप नॉर्मल रिसोर्सेज पढ़ते होंगे वहाँ पर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ सोर्स ट्रेसिंग की वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये उपिंदर सिंह से पूछा गया है या वहाँ पे ये मेंशन्ड है। बट क्या ये उपिंदर सिंह में मेंशन्ड है इसलिए पूछा गया? आंसर इज़ नो। ये इसीलिए पूछा गया है बिकॉज ये करेंट अफेयर्स में न्यूज़ में था। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री में करंट में न्यूज़ में होता है, इसीलिए वो पूछा जाता है। ऑल्दो वो कहीं रिसोर्स में हो सकता है, बट पूछा इसलिए जाता है कि वो किसी ना किसी करंट अफेयर में था न्यूज़ में। जैसे कि अगर हम देखेंगे CSE 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के ऊपर। अब ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रम में है लेकिन उस साल 100 साल पूरे हुए थे, तो इस कारण से तो 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, 25 साल हो गए, इस तरीके की चीज़ें या जो चीज़ न्यूज़ में आ जाती है किसी भी कारण से, तो उस कारण से ये चीज़ पूछी जाती है। ऐसे अगर आप करंट अफेयर की बात करेंगे तो हिस्ट्री का करंट अफेयर 7-8 महीने का भी देखेंगे तो 50-60 पेज का होता है। वहाँ से आपको 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आमतौर पे कोई नहीं सही करेगा। अब जैसे ये है बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट, लगाने को आप लॉजिक कुछ भी सोच सकते हो, आंसर देख के बाद लॉजिक लगाना बहुत आसान होता है, बट एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं लग सकती। तो इसलिए करंट ओरिएंटेड थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, यानी करंट को हम स्टैटिक के साथ लिंक करेंगे। अब ये क्वेश्चन कहाँ था सर? ये PIB में भी कवर्ड था, ठीक है, एज इट इज़। आप अगर बात करेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन आया था, उसमें PM मोदी ने सिर्फ 2 मैन्यूस्क्रिप्ट का जिक्र किया था। अगर आप यहाँ देखेंगे एज इट इज़ है, ठीक है। बक्साली मैन्यूस्क्रिप्ट आपको एक दिखेगा और दूसरा यशोमित्रा का आपको बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट दिखेगा। और बोवर मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड है। अगले बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किनका है, तो यशोमित्रा का है। और बक्साली जो है वो मैथमेटिकल फार्मूला से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेडिसिन हो जाएगा। और अगर हम मैथमेटिक्स का देखेंगे तो बक्साली हो जाता, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला न्यूज़ में था इसीलिए पूछा गया था। अगर आप और भी क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन की भी बात करते हैं अगर CDS 1 2026 में, तो आप सर्च कीजिएगा, आप देखेंगे जो भी हिस्ट्री के करंट अफेयर के कंपाइलेशन थे वहाँ पर ये चीज़ मेंशन थी, बिकॉज ये 2025 के नवंबर मंथ में न्यूज़ में था। कालाचूरी रूलर के कोर्ट में जो मिनिस्टर थे बसावना, उनका लिंगायत या वीर साहब से रिलेटेड थे, तो इस कारण से। और यही सेम सवाल UPSC ने एक और एग्ज़ाम में पूछ रखा है उसी साल में। तो आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस अगर देखेंगे सोर्सेज में कवर्ड है क्या? हाँ, ये कवर्ड है। हमने भी स्प्रिंट का इसमें प्रूफ डाला है कि हमारी जो स्प्रिंट बुकलेट है उसके मिडिवल में हमने इसे कवर कर रखा है। बट क्या उस वजह से पूछा गया? नहीं, ये करंट में न्यूज़ में है इसलिए पूछा गया। तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं स्टैटिक की। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आपसे फ्लाइंग रिवर्स ये सब पूछा जा सकता है। अल नीनो आएगा तो अल नीनो से रिलेटेड पूछा जा सकता है, ऐसे पूछे जाते हैं। सेम अगर हम बात करते हैं, अब अगर हम करंट के देखेंगे तो आप देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्कीम्स, इन सभी से आपने देखा कि पल्सेस वाला क्वेश्चन CDS में पूछा गया कि कौन कौन से। बहुत ही बेसिक सवाल है, अगर आपने बेसिक थोड़ा भी स्कीम करके गए तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। सेम अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस तरीके के CDS 1 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सेम इसी साल एक और क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैंने वो स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, कि इंडिया किसका मेंबर नहीं है, और उसमें काफ़ी सारे दे रखे थे। वो भी एक बहुत ही बेसिक सा सवाल था। इसके अलावा अगर हम अपने एग्ज़ाम की बात करते हैं CAPF एग्ज़ाम की, तो CAPF 2025 में भी आप देखेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है और उसका करंट एस्पेक्ट। यानी अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमसे सवाल स्टैटिक भी बन रहा है और उसका करंट भी बन रहा है। तो अब हम आपके लिए वो चीज़ रिसर्च करेंगे और वो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अगर वीडियो देखने आ रहा है तो 70-80 मार्क्स मिनिमम की बात करो, इतना तो 99% या 95% स्टूडेंट ला सकते हैं। बट इसके आगे जाना है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 100 के आसपास के जो है एरियाज़ कवर्ड होती हैं, बट 150 मार्क्स जो एक्स्ट्रा हैं जो इधर उधर से आता है, उसमें से हम कोशिश करेंगे कि 40-50 मार्क्स का जितना हम कवर कर सकते हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे,
ताकि ये वाला पार्ट तो आप खुद से रिवाइज करेंगे ही, पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, इस तरीके के जो नॉर्मल एरियाज़ हैं ज्योग्राफी में, सॉइल, ये वो तो आप करेंगे। जो एरियाज़ आप नहीं करते हैं वो हम आपको करा देंगे। तो इस कारण से ये सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए। इस सीरीज़ से आपको डायरेक्ट वैसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जो आमतौर पे आप नहीं करते। अब बॉवर मैन्युस्क्रिप्ट है, अगर वैसा क्वेश्चन मिल जाता है इस सीरीज़ से तो आपके लिए सीधा +2 मिल जाता है। वैसे ये क्वेश्चन को आप या तो स्किप करके आते या अटैम्प्ट करते तो आपके लिए लॉस -2.66 का हो जाएगा। तो वो चीज़ को समझनी है, तो इसलिए इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो कर लीजिए। PDF की बात करते हैं तो एस डिफेंस टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी। सो आज हम क्या देखेंगे, तो आज हम आप देखेंगे कि हम जी ग्रुप सारे देख लेंगे, इसके अलावा ब्रिक्स ये सब सारे देख लेंगे, ठीक है। सो हम एक पार्ट में इसमें ये कर लेंगे। इसके अलावा जो सार्क होगा, बिम्स्टिक, सारे मैं टेक्निक से याद करा दूंगा विथ मैप, इसलिए मैप में लेके आया हूँ ताकि थोड़ा सा मैं मैप के थ्रू आपको सारी चीज़ें याद करा दूंगा। और मेरा पर्पस भी यही होता है, आप देखेंगे जितने भी मैं बहुत कम क्लासेस ली हैं, बट जितने भी क्लासेस लिए हैं उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्टूडेंट को देना, और अगर फैक्चुअल एस्पेक्ट है तो वो चीज़ क्लास में ही याद हो जाए, वो इररेलेवेंट को हटाकर वो चीज़ करनी। तो उस पार्ट को हम इसमें भी रखेंगे, आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और इस सीरीज़ में अगर आप सपोर्ट बना के रखते हैं तो डेफिनेटली हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और बाकी ये सीरीज़ कैसी लग रही है वो चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। तो जी ग्रुपिंग्स में अगर आप देखेंगे तो हमें G2 दिखता है, G4 दिखता है, G7 दिखता है, G8 दिखता है और G20 दिखता है। तो हम इसमें सारे G2, G4, G7, G8, G20 जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वेदर वो कॉन्सेप्ट है या रियल में ग्रुपिंग है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे, उनका करंट एस्पेक्ट भी देख रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम G2 की बात करते हैं तो ये अपने आप में G2 जो है इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट है, यानी ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी कोई ग्रुपिंग भी नहीं है। ये एक जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है सिर्फ, कि जो दो सबसे बड़ी पावर्स हैं, यूएस की बात कर लेते हैं, इकनॉमी टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो यूएस और इकनॉमी, उनको हम G2 बोलते हैं। तो ये इनफॉर्मल है, यानी कि कोई भी इस तरीके की ग्रुपिंग एग्जिस्ट नहीं करती कि चाइना और यूएस की कोई ग्रुपिंग है और वो दोनों साथ में सबमिट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, इनफॉर्मल याद रखेंगे, चाइना एंड यूएस, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं G4 की अगर हम बात करते हैं तो G4 में हमें 4 देखने के लिए मिलते हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, ठीक है। ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। अगर आप मैप के थ्रू देखना चाहेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ ब्राज़ील है, यहाँ पर हमारा जर्मनी है, इंडिया है, जापान है। ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ये 4 ही हैं, इसलिए मैंने इसके लिए कोई निमोनिक्स नहीं बनाई है, क्योंकि इतना आप याद रख सकते हैं। तो ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया, जापान, थोड़ा रिलेट कीजिए, याद करने की कोशिश करेंगे। ब्राज़ील, जर्मनी, यहाँ पर इंडिया हो जाएगा और फिर हमारा जापान, ठीक है। तो ये 4 हैं। ये 4 की ग्रुपिंग क्यों बनी है, ये एक दूसरे के बिड को सपोर्ट करते हैं ताकि परमानेंट सीट में मेंबरशिप मिल पाए। यानी P5 से आपने पढ़े होंगे कि 5 परमानेंट नेशंस हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, आपको कमेंट में बताना है कि वो 5 कौन से हैं। और इंडिया को आप कभी भी देखेंगे तो नॉन परमानेंट मेंबर में देख रहे होंगे। तो इस कारण से ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ये चाहते हैं कि ये यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की P5 को बड़ी की जाए, यानी परमानेंट मेंबर्स में और मेंबर्स को जोड़े जाएं। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कौन कौन, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। अब देखिए, ये पढ़ा होगा आपने, लेकिन ये 2 कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा। एक होता है L69 ग्रुप, एक होता है कॉफ़ी क्लब, ठीक है। ये 2 ग्रुपिंग होती है, L69 ग्रुप और कॉफ़ी क्लब। सो L69 ग्रुप क्या है, ये एक ऐसी ग्रुप है जिसमें कि 42 नेशंस हैं। कब बना सर, 2007 में बना था। इंडिया इसका एक मेंबर है। ये चाहता है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आएँ, और एक ऐसा है जो रिफॉर्म नहीं चाहता। तो एक तरफ है कि एक ग्रुप ऐसा है जो चाहता है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसमें 42 मेंबर्स हैं, और जो चाहता है कि नहीं हो वो है 40। तो उसको हम कॉफ़ी क्लब बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी अगर आप देखेंगे तो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस भी है, ठीक है। कंसेंसस आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। तो कॉफ़ी क्लब और L69 ग्रुप में क्या डिफरेंस है, आप बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप है, उसमें एक्सपेंशन होना है, तो उसको अपोज कौन करता है,
कि एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए कॉफ़ी क्लब, यानी ये इसके अगेंस्ट में हो गया, या एक तरीके से देखेंगे तो G4 के अगेंस्ट में हो गया। और L69 जो है वो रिफॉर्म चाहता है, यानी कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म आई। इसमें 42 नेशंस हैं, इसमें 40 नेशंस है, याद नहीं रखना, बस याद रख सकते हैं कि इंडिया इसका पार्ट है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान ये सब याद नहीं रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो G4 आपको क्लियर हो गया, तो मेरे साथ याद करने की कोशिश करेंगे। G2 में हमारा हो गया चाइना एंड US, G4 में हमारा हो गया ब्राज़ील, फिर हमने यहाँ जर्मनी देखा था, यहाँ इंडिया देखा था, और यहाँ पर हमने जापान देखा था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये G4 भी हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं G7 के ऊपर। पहले G7 पे जाने से पहले G8 भी समझ लेते हैं कि G7 में 7 कंट्रीज़ थी, जिनमें एक को ऐड किया गया था 1998 में, वो रशिया था। लेकिन रशिया ने 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, इसके कारण G8 को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि इनको G8 से बाहर कर दिया गया, तो फिर से G7 ही बन गया। ये बात क्लियर हो गई कि सर G8 1998 में बना था, अब एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि 2014 में ख़त्म हो गया। तो हमें याद रखना है G8 किसकी साथ बना था, तो रशिया के साथ बना था। अब G7 की बात कर लेते हैं। G7 1975 में बना था, एक इनफॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल ये ग्रुपिंग है। ऑयल क्राइसिस आई थी 1973 में, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद ही ये G7 ग्रुपिंग बनी थी। एजेंडाज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एजेंडा आमतौर पे एजेंडा हो, ऑब्जेक्टिव हो, एग्ज़ाम में आप करेक्ट लगा के आइएगा। थोड़ा एक बार पढ़ लेना है कि कोई बहुत ही एब्सर्ड सा तो नहीं दे रखा, नहीं तो आप उसे करेक्ट मानेंगे। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेट पॉलिसीज़, या फिर क्रिटिकल इश्यूज, सिक्योरिटी। अब देखिए इसमें क्या ट्रैप बनेगा, तो ये याद नहीं रखना। मैंने एक में एजेंडा डाल दिया, आगे आप एजेंडा नहीं देखेंगे, ताकि आपको मैं थोड़ा ये क्लैरिटी दे पाऊँ कि एजेंडा में अब बिल्कुल ही कुछ अलग सा दे देगा तो आप थोड़ा तो दिमाग लगा लेंगे ना कि G7 सपोज बोल दिया कि नाटो जैसा कोई मिलिट्री अलायंस है, तो इतना तो दिख रहा होगा, तो उसको हम काट देंगे। बाकी देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी, क्रिटिकल इश्यूज़ पे काम करना होगा, तो ये सब नॉर्मल सा होता है, इसीलिए एजेंडा ऑब्जेक्टिव आमतौर पर सही होते हैं। अब देखिए ये ट्रिक होता है याद करने का, बट मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, मैप के थ्रू याद रख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं निमोनिक तो दे ही दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम 2 को याद रखेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए G7 है तो टोटल कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। कलर आई थिंक चेंज कर लेता हूँ दिखने के लिए, ठीक है। अभी रेडी रखते हैं और ठीक है, हाँ ये ज़्यादा विजिबल है। तो हमें पता है कि सर टोटल होंगे 7, ठीक है। 7 में पहला एक यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, यहाँ कितने हो गए 2, कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। US हो गया, कनाडा हो गया, 2 यहाँ पर हो गए, एक यहाँ पर हो गया जापान, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3, 3 हो गए, बचे कितने 4, चारों यहीं से डाल देने। अब 4 जो सबसे बड़े वाले होंगे वो एक यूनाइटेड किंगडम हो गया, एक फ्रांस हो गया, एक जर्मनी हो गया और एक इटली हो गया, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, US, कनाडा, जापान। मैप से भी हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। बाकी जिनको वैसे याद नहीं रहेगा तो उनके लिए ट्रिक भी है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। तो जूस फॉर GF, जापान, US, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। इंग्लैंड इज़ देयर फॉर यूनाइटेड किंगडम, बट यहाँ यूनाइटेड किंगडम होगा, वो इसके अनुसार से इंग्लैंड लिखा गया, UK, जर्मनी एंड फ्रांस, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करूँगा, आपको यूनाइटेड किंगडम, यूरो जोन्स और इंग्लैंड, इन सभी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, स्कॉटलैंड किस में आता है, आयरलैंड किस में आता है, आइसलैंड किस में आता है या नहीं आता, वो सारी चीज़ें करा दूँगा। तो ये सीरीज़ बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगी, आपके फ्यूचर के लिए भी इंफॉर्मेटिव होगी, और अभी तो CFF के लिए रहेगी। तो मैंने कैसे याद कराया था, ये तो अगर ट्रिक है तो चलो ठीक है। क्या कैसे याद कराया था, पहले US हो गया, US के ऊपर थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, कनाडा, ठीक है। यहाँ पर हो गया जापान हमारा, 4 यहाँ पर हो जाएंगे। कौन कौन से 4 होंगे, पहला यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली। इस तरीके से आप याद करने की कोशिश करेंगे। क्या इसमें इंडिया मेंबर है, नहीं है। यूरोपियन यूनियन मेंबर है, नहीं है। चाइना इसमें मेंबर है, नहीं है, याद रखेंगे। यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इसके एनुअल समिट में पार्ट लेता है, ये चीज़ याद रखेंगे। 40% ये वर्ल्ड की इकनॉमी का कंट्रीब्यूट करता है और 10% पॉपुलेशन आता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। हर साल मिलते हैं, इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट करती है इन्हीं मेंबर्स के बीच में, ठीक है। तो इन मेंबर्स के बीच में ये रोटेट करती है। इसका कोई भी आपको परमानेंट चार्टर, सेक्रेटेरिएट नहीं देखने के लिए मिलेगा, कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर नहीं देखने के लिए मिलेगा, कोई इसकी क्राइटेरिया नहीं है। एक एक करके समझ लेंगे। इसमें मेंबर बनने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। UPSC में स्टेटमेंट आएगा कि इसके मेंबरशिप के लिए क्राइटेरिया है, तो नहीं, इसके मेंबरशिप के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है।
इसका एक फॉर्मल सेटअप है? नहीं, इसका फॉर्मल सेटअप नहीं है। इसका कोई फॉर्मल चार्टर है? नहीं, इसका कोई फॉर्मल चार्टर नहीं है। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, यानी इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ये चीज़ याद रखेंगे। मैं डायरेक्ट आपको आगे चल के एससीओ में दिखाऊंगा कि एससीओ का एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, बाकी बीच में जितने भी आएंगे वो नहीं होंगे। तो इस तरीके से भी मैं एक विजुअल मेमोरी आपकी बनाने की कोशिश करूँगा ताकि याद रहे। अभी तक सारी चीज़ आपको याद हो रही होंगी, आई होप। इसके बाद 2024 में जो सबमिट हुआ इसका वो इटली में हुआ, 2025 में जो हुआ वो कनाडा में हुआ, और अब हमें आगे का याद रखना है 2026 का। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2026 का कौन सा था। 2026 में कहाँ हुआ है सर? फ्रांस में। ठीक है, होगा मतलब फ्रांस में, ये याद रखेंगे, फ्रांस में होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे। तो जो अभी करंट सबमिट हुआ है वो 51st सबमिट है, तो उसके बारे में थोड़ी एक दो डिटेल याद रखेंगे बस, कि सबसे पहले तो कनाडा के अगर प्लेस की बात करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, कननकिस या कनस्किस जो भी है, ये कननकिस। ठीक है, इसके बाद इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है एज अ आउटरीच कंट्री, नॉट अ मेंबर कंट्री, इट इज़ एन आउटरीच कंट्री। ठीक है, इसके बाद इसमें जो चार्टर साइन हुए थे वो हमारा साइन हुआ था कनकिस वाइल्ड फायर चार्टर, इसको इंडोर्स किया था इंडिया ने। अब इसके मैंने डिटेल्स नहीं दिए, क्यों? क्योंकि सिंपल सा है कि वाइल्ड फायर को कम करना है, लोकल इंडिजीनियस पीपल्स को कंट्रीब्यूशन लेना है उनसे, ये सारी ये लॉजिक से लग जाएगा। बस याद रखना है ये किस में हुआ है, तो G7 में हुआ है। क्वेश्चन जो है आपने देखा होगा, मैंने क्वेश्चन दिखाया था जो CA 2025 में आया था, डायरेक्ट ये देगा। इसके बाद ऑप्शन होगा G7, G20, कुछ क्वाड दे सकता है, SCO दे सकता है, कुछ भी दे देगा, ब्रिक्स दे देगा। तो आपको डायरेक्ट बस ये पता होना चाहिए सर ये G7 से रिलेटेड, दैट्स इट, खत्म हो गया, यहीं तक आपके लिए काम का था। ये सब नहीं पूछेगा क्योंकि इसके नाम में ही अगर गेन वेन करके पूछ लेगा तो अलग बात है कि गेन एक AI नेटवर्क है, वो किसका है, तो वैसे करके पूछ सकता है। फिर उसमें G20 से भी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो G7 AI नेटवर्क है और ये हमारा एक क्रिटिकल मिनरल्स पे है। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हमारा हो गया बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W इनिशिएटिव G7 का है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, पुराना है क्योंकि ऑल्टरनेटिव ऑफ BRI है, इसका नाम बदल दिया गया, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रा इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके G7 का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होती है। ब्लू डॉट नेटवर्क देखते हैं, चलो याद करने की कोशिश करो। G2 में कौन कौन है? चाइना। G2 में कौन है? USA। ठीक है, G4 में सर कौन है हमारा? ब्राज़ील। और कौन है? जर्मनी। इसके अलावा इंडिया, इसके अलावा जापान। चलो इतना भी याद हो रखा है आपको। L69 क्या है? जो सपोर्ट करता है रिफॉर्म्स को। कॉफ़ी क्लब क्या है? जो अपोज करता है एक्सपेंशन को। क्लियर हो रही है यहाँ तक चीज़ें? G7 पे आ जाते हैं। G7 का मैंने ट्रिक क्या बताया है, किस तरीके से याद रखना है? US। इसके अलावा क्या याद रखना है? कनाडा। यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यहाँ पर जापान। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया हमारे ये। इसके अलावा कहाँ पर अभी हुआ है 2025 वाला? कनाडा। 2026 वाला कहाँ होगा? फ्रांस। ठीक है, डन है यहाँ तक? इसके अलावा हमने 2-3 चार्टर देखे थे, एक कननकिस वाइल्ड लाइफ फायर, गेन AI नेटवर्क था हमारा, इसके अलावा एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क था, वो हम याद रख सकते हैं। बाकी इसका हेडक्वार्टर है क्या? नहीं है, ये चीज़ याद रखनी। ब्लू डॉट नेटवर्क इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, पुराना है, बट यहाँ पे BRI आया था इसलिए मैंने इसे डाल दिया था। ये करीब 2020 के आसपास बना था। इसमें क्वाड वाले ही सारे मेंबर होंगे, इंडिया को बस इंडिया नहीं रहेगा, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, US है, तो आप याद रख सकते हैं। बेसिक ये बना क्यों था इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ब्लू डॉट नेटवर्क एक तरीके से आप देखेंगे तो BRI के अगेंस्ट में बना था। जैसे अभी हमने देखा था कि ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड भी जो है वो G7 का इनिशिएटिव है, ये भी BRI के अगेंस्ट में है। सेम इस प्रकार से ये भी BRI के अगेंस्ट में था। अब जिन स्टूडेंट को नहीं पता कि चाइना का BRI इनिशिएटिव क्या है, थोड़ा देख लेंगे। मैं एक ब्रीफ अगर बताऊं तो जो छोटे इकनॉमी के बेसिस पर अगर देखें, जो छोटे कंट्रीज़ होती हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो उन्हें लोन्स देती है, और ऐसे जगह पे लोन देती है कि जो इकनॉमिकली वाइबल नहीं होती है, और वो उनसे लोन ले लेती है, बट उनको वहाँ से पैसे नहीं जनरेट होते हैं, और उसके बाद वो उससे ये कर लेती है। जैसे एग्जांपल मैं अगर दूँ, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है। अब सपोज श्रीलंका के पास चाइना जाके प्रपोजल देगा कि आपको एक पोर्ट बना लेना चाहिए हम्बनटोटा में, मैं आपको पैसे देता हूँ, वहाँ से आपको बहुत सारा अर्निंग होगी, एंड दैट उस अर्निंग से आप मेरे इंटरेस्ट और जो मैं आपको पैसा दूंगा वो आप मुझे वापस कर दीजिएगा। तो आपका पोर्ट भी हो
जाएगा और आप मुझे पैसे भी वापस कर सकते हैं। बट जब वो पोर्ट बन जाएगा तो वो पोर्ट इतना इकोनॉमिकली वाइबल होगा ही नहीं कि उससे उतने पैसे जनरेट होंगे ही नहीं कि वो वापस कर पाए। और उसके बाद वो हम्बनटोटा पोर्ट चाइना 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लेगा, उसके बदले में जो लोन दिया था उसके बदले में 99 ईयर। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। तो ये चीज़ करता है चाइना। तो उसके अगेंस्ट में ब्लू डॉट नेटवर्क ये है कि ये 3 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने मिलकर बनाया। ये क्या करेंगे, कहीं भी कोई भी इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहा होगा तो उसकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी ये बता देगा पहले। जैसे अगर ये पहले बना होता और हम्बनटोटा प्रोजेक्ट आने वाला होता तो हम्बनटोटा प्रोजेक्ट के बारे में ये नेटवर्क बता देता कि ये इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है, इसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें पैसे लॉस ही जाने हैं। तो ये काम है। क्लियर है, समझ आ गया होगा, बहुत ही लेमन लैंग्वेज मैंने समझा दिया। आ जाते हैं सर G20 के ऊपर। डरना नहीं है, फैक्ट से सबको देख के सारी चीज़ें मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो वो जिम्मेदारी मेरी है याद कराने की। अभी तक जितनी भी चीज़ें कराई है उम्मीद है कि आपको याद होंगी। चलो G20 पहले मेंबर्स ही कर लें क्या? हाँ, सबसे पहले मेंबर कर लेते हैं, फिर फैक्ट देखेंगे। सर मेंबर्स कितने हैं इसमें? 21 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 21 मेंबर्स हैं, जिसमें 19 हमारी कंट्रीज़ हो जाएंगी, 19 हमारी कंट्री होंगे और 2 हमारी ग्रुपिंग्स हो जाएंगी, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। ये हमारा लेटेस्ट हो गया अफ्रीकन यूनियन। इसके अलावा याद करने का तरीका क्या है सर? पहले तो G7 को हमारी सारी कंट्री याद है, हम G7 याद रखेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स हम याद रखेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 7 यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ पे हो गए, 7 यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ पे हो गए, टोटल हो गए 12। 19 ही कंट्रीज़ हैं, बाकी 2 तो यूनियंस हैं। तो G7 हो गए 7, यहाँ पे ब्रिक्स हो गया 5। इसके अलावा कितने बचेंगे? 7। सो 7 में हमने पूरा नॉर्थ अमेरिका देखा, ठीक है। देखो यहाँ पे आराम से हमने पूरा नॉर्थ अमेरिका देखा। नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री जो रह गई थी वो थी मैक्सिको। बड़ी कंट्री कौन सी थी? मैक्सिको। तो एक मैक्सिको हो गया। ब्रिक्स में ब्राज़ील आ गया, तो उसके बाद बड़ी कंट्री कौन सी बच गई? अर्जेंटीना बच गई, ठीक है। यहाँ पर 2 बड़ी कंट्री कौन सी है? सऊदी अरेबिया और टर्की। सऊदी अरेबिया, और कलर चेंज कर देता हूँ, सऊदी अरेबिया और टर्की। यहाँ पर इंडिया तो आ गया हमारा ब्रिक्स में, चाइना भी आ गया हमारा। इसके अलावा कौन सा बचा? इंडोनेशिया। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा बचा? साउथ कोरिया। यहाँ पे कौन सा बचा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो हमारा आ गया था, नहीं सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं आया था ना, हाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं आया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल थे 12। तो कितने हो गए? 19, ठीक है। क्लियर है? फिर से मैं करवा देता हूँ एक बार। पहले G7 को याद करो, ठीक है, मेरे साथ इजी हो जाएगा आपके लिए। G7 को याद करते हैं, US, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ये हो गए हमारे G7। ब्रिक्स है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स हो गया BRICS। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हो गए कितने? हो गए टोटल 12। 7 वो थे, 5 ये हो गए, 12 हो गए। 12 के अलावा हमें और कितने चाहिए? 7। एक यहाँ पे मैक्सिको रह गया था, एक यहाँ पे अर्जेंटीना रह गया था, एक यहाँ टर्की रह गया, एक हमारा सऊदी अरेबिया, यहाँ साउथ कोरिया रह गया, ऑस्ट्रेलिया रह गया और इंडोनेशिया। क्या याद करने में दिक्कत होगी? नहीं। 3 यहाँ पर हैं सर, 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं। ख़त्म हो गई बात। G7 प्लस ब्रिक्स प्लस 7 कंट्रीज, और बाकी एक अफ्रीकन यूनियन हो गया, एक यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है। इस बार देखा था आपने क्वेश्चन क्या पूछा गया था सिविल सर्विसेज में, यूरोपियन यूनियन का कौन पार्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस सीरीज़ में इस बार बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर होती हुई आपको दिखेंगी, ठीक है। तो मैंने आपको कंट्रीज़ करवा दी है। इसके बाद कंट्रीज़ के बाद हमें ये याद रखना है, तो ये भी करवाते हैं। उससे पहले थोड़ा थोड़ा देख लो, ये सब डरना नहीं है, जो मैं बताऊंगा बस वो उतना याद रखना है। 1999 में बना था, ठीक है। ये उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। एक हमारा 1973 में क्राइसिस हुआ था, ऑयल क्राइसिस। उसके बाद G7 बना। यहाँ पर एक और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, तो 1999 में G20 बन रहा है, ठीक है। इसके बाद एजेंडा मैंने बोला था याद नहीं रखना, ये मैंने आपको करा दिया है कि टोटल 19 कंट्रीज़ हैं और ये हमारा है। ये मैं आपको करवाऊंगा, तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, बस आपको याद रखना है 2023 में जो इंडिया में हुआ था वो 18th समिट था, ठीक है। वो इंडिया में हुआ था, इसलिए हमें याद रखना है। ब्राज़ील वाला मैं अभी आपको कराऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद ये हमारा है, ये डाटाज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, छोड़ सकते हैं आप। इसकी जो होती है
समिट वो एनुअली होती है। कितनी होती है? एनुअली होती है। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी कंट्रीज़ होती हैं वो 5 ग्रुप में डिवाइडेड हैं, और उस ग्रुप के, ये बस ऐसे याद रखना है कि 5 ग्रुप हैं बस, ठीक है। 5 ग्रुप में इस कंट्रीज़ को डिवाइड कर दिया गया है और उसके बेसिस पर ये चीज़ होती है। ट्रायो का क्या होता है? चलो अब ट्रायो का करा देते हैं। ट्रायो का ये होता है कि अगर करेंट ईयर हमारा 2025 है तो 2025 में जहाँ पर हो रहा है साउथ अफ्रीका में, उससे 1 साल पहले और उसके 1 साल बाद कहाँ होगा, उसको हम ट्रायो का कहते हैं। 2024 में ब्राज़ील में, इसके बाद 2025 में साउथ अफ्रीका, 2026 यूएसए। याद रखना है ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यूएसए, ठीक है। डन है, तो ये हमारा हो गया ट्रायो का। सेक्रेटरीट कोई नहीं होता, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। एससीओ से पहले कोई सेक्रेटरीट का चक्कर ही नहीं है, याद ही नहीं रखना। ये क्या मैंने आपको याद करा दिया है? यस, करवा दिया है। इसके बाद देखो, ये सारे बस याद रखने हैं। G20 समिट तो याद रखना ही होगा, जोहानिसबर्ग में हुआ था। इसमें एक ये है अफ्रीकन फ़िलॉसफी है उबुंटू। उबुंटू का मतलब होता है आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूँ क्योंकि हम सब हैं। तो ये एक फ़िलॉसफी है, ये याद रख सकते हैं। इसका ये याद करो, क्योंकि अभी आपने देखा कि किस तरीके से सिविल्स में थीम पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ट्रिकी। तो इस तरीके से याद रखना है, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। थीम हम थोड़ा सा देख लेंगे। ये पहला ऐसा था G20 समिट जो अफ्रीकन सॉइल पे हुआ था। इसमें एक ये भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। इसमें क्या याद रखना है कि हो सकता है कि पूछ ले कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप किन 3 कंट्रीज़ के बीच में, या इंडिया ने किन 2 कंट्री के साथ किया है, तो ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन में हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। एक है नेल्सन मंडेला बे टारगेट और एक है ब्रिस्बेन इथिकविकी। इसको वैसे तो मैंने इस तरीके से लॉजिक से ध्यान रखा था, अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है। नेल्सन मंडेला से मेल और ये ब्रिस्बेन इथिकविकी से फीमेल याद आ रहा है, ठीक है। इसको कोई भी रॉन्ग साइड में नहीं लेगा, मैं बस याद कराने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो ये मेल आ रहा है, यहाँ से फीमेल आ रहा है। तो मेल के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग। तो ये वाला पार्ट हो गया कि हमें ये करना है कि 5% तक लेके आना है। इसका मतलब ये होता है कि 2030 तक ऐसे मेंबर्स या ऐसे लोग जो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे, किसी तरीके का कोई रोज़गार नहीं कर रहे, या कहीं पे कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, या कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहे, वैसे लोग सिर्फ 5% होने चाहिए, ठीक है। ऐसा यूथ भी कह सकते हैं कि जो कोई नौकरी नहीं कर रहा हो, किसी प्रकार की ट्रेनिंग ना ले रहा हो, किसी प्रकार की एजुकेशन ना कर रहा हो, वो 5% हो जाए 2030 तक। तो ये काम करना है नेल्सन मंडेला बे टारगेट में। अब ब्रिस्बेन इथिकविकी में फीमेल से रिलेटेड था, ये मेल हो गया, यूथ हो गया। ये फीमेल से रिलेटेड था, तो इसमें जो जेंडर गैप है या जो पार्टिसिपेशन है वो गैप को 25% तक कम करना है 2012 के लेवल के अनुसार, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। यूएस इसको पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी ये बस नाम याद रखने हैं। नॉन बाइंडिंग, सारे में नॉन बाइंडिंग एग्ज़ाम में लगा के आने हैं, ठीक है। और ये वाला जो इनिशिएटिव है वो G20 का नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस का है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का है, दैट्स इट, इतना याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस का है। ये इसलिए डाला गया है ताकि आपको याद रहे कि G20 का नहीं है, ये किसका है? यूनाइटेड नेशंस का है, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड यूएसए। याद करने की कोशिश करेंगे जो चीज़ें हमें याद रखनी है। पहले तो 20 हमें कंट्रीज़ याद रखनी है, सॉरी 21 हमारे मेंबर्स याद रखने हैं, 19 + 2। तो मैंने बताया कि हमें G7 पता होना चाहिए और ब्रिक्स पता होना चाहिए। ब्रिक्स के अलावा क्या पता होना चाहिए? हमें यहाँ पर मैक्सिको पता होना चाहिए, यहाँ हमें मैक्सिको के अलावा यहाँ हमें अर्जेंटीना पता होना चाहिए, यहाँ हमें टर्की पता होना चाहिए, यहाँ सऊदी अरेबिया पता होना चाहिए, यहाँ साउथ कोरिया पता होना चाहिए, यहाँ इंडोनेशिया पता होना चाहिए और यहाँ ऑस्ट्रेलिया पता होना चाहिए। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और वो पता होना चाहिए। ट्रायोका की बात करेंगे तो हमें ब्राज़ील पता होना चाहिए, ब्राज़ील के बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद यूएसए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सर ब्रिक्स के ऊपर। ब्रिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे ब्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स कब बना सर? 2009 में बना, ठीक है। साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए बना था, मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए बना था, डेवलपमेंटल फाइनेंस के लिए बना था। 42% पॉपुलेशन वर्ल्ड का है, 23% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मेंबर्स पे आ जाते हैं, नाम तो ब्रिक्स से ही याद हो जाएगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके बाद नए मेंबर्स को याद रखना है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा I2U2 होता है, उसी से लिंक करके I2E2U, ठीक है। ये ट्रिक हो गया, I2E2U। आई से हो गया ईरान, फिर दूसरा इंडोनेशिया, ई से हो गया इथोपिया, इजिप्ट और यूएई हो गया यू से। इसमें इंडोनेशिया 2024 में, बाकी सारे जो हैं वो
2024 में, ये 2025 में और बाकी सारे 2024 में, ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट और यूएई। तो ये हो गया I2E2U, I2E2U। तो ब्रिक्स हो गए और फिर ये, तो यहाँ 5 हो गए, यहाँ 5 हो गए, 10 हो गए, ठीक है। इसका ये वाला याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा, मैं इसीलिए अब छोटे छोटे ये सारे फैक्ट्स डाल दिए हैं, बिकॉज सिविल्स का पेपर जाके देखिए ये ऐसे पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए याद रखना है। लीडर समिट जो है वो एनुअली होती है, जो इसकी समिट होती है, इसकी चेयरमैनशिप जो है मेंबर्स के बीच में रोटेट होती है एनुअली। अब इसका भी हमें ट्रायो का पता होना चाहिए। देखिए इसका भी कोई हेडक्वार्टर, कोई सेक्रेटरीट नहीं है। एससीओ से पहले याद ही नहीं रखना, बहुत ही सिंपल। कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या? नहीं, इसका कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। इसके अलावा हमें याद रखना है 17th, जैसे ये भी आप एससीओ में ही देखेंगे, डायरेक्ट रशियन एंड मैड्रिड आएगा, अभी इससे पहले नहीं आएगा। 17 समिट की अगर हम बात करते हैं तो ये 17 हमारा ब्राज़ील में होता है, इससे पहले रशिया, और अभी जो होगा वो इंडिया। ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अब इंडिया में होना है, तो इसका ट्रायो का होगा रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, कंफ्यूज नहीं करना है। उसका है साउथ अफ्रीका में हुआ है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से पहले ब्राज़ील में हुआ है, इससे पहले, इसके बाद यूएसए में होगा, ठीक है। ये क्या है सर? G20, और ये हमारा ब्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हमें याद रखना है कि सर 17th ब्रिक्स समिट जो है, आई थिंक थोड़ा हैवी हो सकता है इस वीडियो में, तो मैं जल्दी ही इसे वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसके आगे वाला बाद में देख लेंगे, ये वाला एटलीस्ट कर लेते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा फैक्ट्स हो जाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। 17th ब्रिक्स समिट जो है वो, इसका हमें थीम पता होना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर दी मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। फिर ये 40 लेजा डिक्लेरेशन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना है, 2014 में ही 6th समिट के लिए था, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ब्रिक्स का है और इसमें जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो बना था, और कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये टर्म याद रखना है, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट रिलेटेड टू ब्रिक्स। जोहान्सबर्ग भी डिक्लेरेशन था, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स पार्लियामेंट्री जो फोरम है वो हमारा 11th अभी हुआ है ब्राज़ील में, पहला 12वां तो इंडिया में होगा ये। तो लॉजिक से भी याद रखो ना कि ब्रिक्स का जो समिट है वो अभी कहाँ हुआ? ब्राज़ील में, तो पार्लियामेंट वाला भी कहाँ होगा? ब्राज़ील में, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स क्रॉस पेमेंट इनिशिएटिव और ब्रिक्स बैंक नोट जो है वो कजान वाला जो 2024 में रशिया में हुआ था वहाँ पर रिलीज़ किया गया था, ब्रिक्स पे और ब्रिक्स बैंक नोट। इसमें याद रखना है कि इंडिया के यूपीआई, क्यों याद रखना है सर? सिविल सर्विसेज 2025 में सवाल पूछा गया है, कैसे याद रखेंगे? भूटान है, भूटान पहली कंट्री है जिसने ये किया था। भूटान के अलावा सिंगापुर है, फिर कतर है, मॉरिशस है, नेपाल है, यूएई है, श्रीलंका है, फ्रांस पहला यूरोप का है, और बहरीन है। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, हमारे आसपास वाले को सभी को लेंगे, ठीक है। नेपाल होगा, हाँ होगा, भूटान होगा। क्या आप हमारे रिलेशन बांग्लादेश से अच्छे हैं? नहीं, तो बांग्लादेश नहीं होगा इसमें। इसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? श्रीलंका। तो कैसे याद रखना है? नेपाल होगा, यहाँ पर भूटान होगा, बांग्लादेश नहीं होगा, श्रीलंका होगा। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक सिंगापुर हमें मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे नीचे, इंडिया के नीचे यहाँ पर कौन सा कंट्री है? मॉरिशस, तो एक मॉरिशस भी होगा। उस साइड जब हम जाएंगे मिडिल ईस्ट की तरफ, तो उधर हमें याद रखना है कतर, यूएई, बहरीन। मैं आपको पर्शियन गल्फ की भी कंट्री बहुत आसानी से याद रखा हूँ। यूरोप में सिर्फ एक ही है, फ्रांस, तो आसानी से याद रख सकते हैं। चलो मेरे साथ फिर से विजुलाइज करने की कोशिश करो थोड़ा सा। कौन कौन यूपीआई कहाँ कहाँ है? नेपाल, ठीक है, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका यस, मॉरिशस यस, यहाँ पर सिंगापुर, ठीक है, डन है यहाँ तक, इतना तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर 3 कंट्री, यूएई, बहरीन, कतर। इसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे देखेंगे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, 2015 में बना था, ब्रिक्स ने बनाया था, तो ब्रिक्स इसमें तो होगा ही। बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट नहीं याद रखना, इतना याद ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं करना, बस ये याद रखना है मेंबरशिप ओपन टू यूनाइटेड नेशंस मेंबर, ठीक है। उरुग्वे इसका एक अलग सा है थोड़ा, तो याद रख सकते हैं, न्यूज़ में था, ये करंट का था, प्रोस्पेक्टिस मेंबर है, बस ये सब कोई याद नहीं रखना, ठीक है। तो जो बस इतने काम के हैं बस उतना याद रखो, उससे ज़्यादा याद नहीं रखना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इप्सा के बारे में। तो ये भी एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन के अंतर्गत बना था, नाम में ही है सारा, तो ये याद रखने की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसका भी कोई हेडक्वार्टर, कोई सेक्रेटरीट नहीं है, एससीओ से पहले कोई नहीं आएगा। इप्सा फंड जो बनाया जाता है वो पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन के लिए बनाया जाता है, 2004 में बनाया गया था। हर मेंबर जो है वो $1 मिलियन के पर एनम देता है, इंडिया ने भी दिया है, ठीक है। बेसिक जो है इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो इनफॉर्मल क्लाइमेट ब्लॉक है, कोपेन
हेग में जो कॉप 15 हुआ था उसमें ये बना था। इसमें ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। क्वाड के नीचे वाले सारे बाद में करेंगे ताकि आपके लिए हैवी फील ना हो, ठीक है। तो बेसिक में तो ईजी हो गया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका नाम में ही है सारे, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। इसी वाले में सिर्फ चाइना ऐड हो गया है, ये हमारा इप्सा फंड हो गया, ठीक है। डन है, यहाँ तक डन है। यूपीआई वाला भी डन है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। ये है रशिया, ब्राज़ील, ये ट्रायो का याद रखो। ब्रिक्स का याद रखना है, रशिया, ब्राज़ील, इंडिया। ब्राज़ील अभी 25 वाला, 26 वाला है इंडिया, ठीक है। रशिया आरबीआई भी वैसे बन रहा है तो आरबीआई आप याद रख सकते हो, ब्रिक्स आरबीआई, ठीक है। और यहाँ पर है बीएसयू, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड यूएसए, ठीक है। डन है। चलो इस मैप के थ्रू रिवाइज करने की कोशिश करते हैं पूरा। अगर मैं G2 बोलूँ तो यूएस, चेंजिंग द कलर, सो यूएस, देन हमारा चाइना, ठीक है। ये हमारा हो गया G2। मैं अगर आपको बोलूँ G4 तो ब्राज़ील, आपको भी मेरे साथ विजुलाइज करते चलना है, ठीक है। ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ठीक है। अगर मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है, ठीक है। ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, ठीक है। ये हमारे हो गए G4। G4 के बाद चल लेंगे सर G7 पे। G7 में क्या हो गया, यूएस, कनाडा, 4 यहाँ पे ले लेंगे, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, देन जापान, ठीक है। G7 हो गया। इसके बाद G20 में सारे G7, फिर ब्रिक्स आ जाएगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स हो गए। इसके अलावा टोटल 7, उसके अलावा अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है। इसके अलावा यहाँ कौन बच गया, मैक्सिको बच गया। यहाँ कौन बच गया, अर्जेंटीना बच गया। यहाँ टर्की हो गया, यहाँ सऊदी अरेबिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया। डन है यहाँ तक। तो G20 भी हमें याद हो गया। G20 के ट्रायो का याद रखने थे, BSU, साउथ अफ्रीका में हुआ है, ब्राज़ील इससे पहले वाला था, साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग, और यहाँ पर हमारा USA में होगा, ठीक है। फिर हमें RBI के पास आना पड़ेगा। RBI हमारा कौन सा है, ब्रिक्स वाला, तो ये हो जाएगा रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, ठीक है। डन है, रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, डन है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो भी थे इप्सा, तो इसमें नाम में ही है छुपा हुआ। बेसिक इसमें नाम में है, बेसिक इज़ क्लाइमेट, ठीक है, बेसिक इज़ क्लाइमेट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडिया है, ठीक है। इंडिया की यूपीआई को किसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी किस कंट्री में जाओगे तो यूपीआई इजीली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ भूटान है, बांग्लादेश नहीं होगा, श्रीलंका होगा, मॉरिशस हो जाएगा, यहाँ पे सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। सिंगापुर यहाँ पे, ठीक है, तो सिंगापुर हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर हमारा पर्शियन गल्फ में आ जाएंगे, तो यूएई है, एक कतर है और एक आई थिंक बहरीन है, ठीक है। ये 3 यहाँ से हो गए। इधर आओगे तो एक फ्रांस है, सिर्फ एक फ्रांस। डन है, तो यूपीआई वाले भी कंट्री याद हो गए, कोई दिक्कत। आई होप आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो याद रहेगा। ये देखो, ये कनाडा में है, इटली और फ्रांस, ठीक है। डन है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो और भी अच्छे से याद हो जाएगा। एज डिफेंस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे PDF में डलवा दूंगा, तो PDF आपको मिल जाएगी। बाकी इन सभी ज़्यादा फैक्ट पे ज़्यादा नहीं जाना, सिर्फ कुछ याद रखना है। नेल्सन मंडेला आएगा, तुरंत लिंक करना है, अच्छा मेल से रिलेटेड है, यानी 5% ऐसे यूथ नहीं होने चाहिए 2030 तक। 5% तक लेके आना है कि जो कि एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं है। ब्रिस्बेन थिकवेनी जो भी है गोल, तो उसमें 25% तक जेंडर गैप को कम करना है, तो ये यहाँ से रिलेट हो रहा है। यहाँ पर हमें बताया था कि यूनाइटेड नेशन अर्ली वार्निंग वाला जो है वो यूनाइटेड नेशंस का है, नॉट ऑफ G20। बाकी ये G20 वाली मेंबर्स याद करा दिए हैं आपको, ठीक है। डन है, सारी चीज़ें डन है, ठीक है। ब्रिक्स वाला भी मैंने आपको बता दिया है, नाइजीरिया इसका पार्टनर कंट्री है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। ब्राज़ील वाला भी क्लियर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसमें बना था हमारा ब्रिक्स में, ठीक है, याद नहीं रखना है, क्लियर है। इसके बाद इप्सा वाला भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन वाला 2004, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए बताई गई हैं ताकि थोड़ा रिलेट कर लेना, ठीक है। बाकी एक बार याद कर लोगे तो ये बस एक फैक्ट, इसका अलग सा फैक्ट है, तो इसलिए अलग कलर से मैंने लिख दिया है कि मेंबरशिप ओपन टू ऑल दी यूनियन मेंबर्स। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में ऐसा नहीं सोचना है कि ब्रिक्स का है तो इधर की कंट्रीज़ होगी, ग्लोबल साउथ की कंट्री नहीं, सभी UN मेंबर्स के लिए इसकी मेंबरशिप ओपन की गई है, तो ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्लाइमेट ब्लॉक हो गया, तो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। 1 मिलियन पर एनम फंड किस में जा रहा है, इप्सा में जा रहा है, ठीक है। डन है। चलो अब देखते हैं
एक दो लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर आपको मैं जाने दूंगा, ठीक है। जैसे याद आ रहा है RBI, ये किसका है? ब्रिक्स का है। ब्रिक्स का है, ब्राज़ील में हुआ था, इससे पहले रशिया में हुआ था, इंडिया में होगा। डन है। फिर याद है BSU, BSU किस में है? G20। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से पहले ब्राज़ील, उससे पहले USA। अब चलो G7 का कर लेते हैं। G7 का क्या था, कहाँ पे हुआ है? कनाडा। याद आ रहा है कुछ? कनन बिस केस जो भी था वो, वाइल्ड फायर चार्टर वहाँ पे हुआ है, गेन हुआ है, तो वो सारा आप याद रखेंगे। तो कहाँ पर है सर? कनाडा। डन है। तो याद आ रहा है ना सारी चीज़ें? तो इसी तरीके से याद रखना है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछ लेता हूँ, फिर आप इसका कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे तो आसान ही है। ब्राज़ील का पार्लियामेंट्री जो फोरम है उसकी कहाँ हुई थी? जहाँ पे सॉरी ब्राज़ील बोल रहा हूँ मैं, ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री जो फोरम की समिट हुई थी या मीटिंग हुई थी, वो कहाँ हुई थी? तो जहाँ पर ब्रिक्स की हुई होगी अभी वहीं होगी, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक से याद रखना है। तो इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कैसा लगा सेशन ये भी बताना है। और इसी तरीके के सेशंस और भी आते रहेंगे। ये ऐसे सेशंस हैं जो डायरेक्ट आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।